बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। और हमारे साथ हमारे तमाम माननीय मेहमान जुड़े हुए हैं। और सोनल पाटिल, आपके पास आना चाहूंगी। बात जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की और कहा कि अगर कोई महिला जज होती तो शायद वो ज्यादा उस चीज को संजीदगी के साथ समझ सके। जाहिर सी बात है कि आप सबों के पास भी, लीगल सर्विस कमेटी के पास भी इस तरह के मामले आते होंगे। अगर कोई मामला वहां तक आता है तो उसके लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है और किस तरह की सेफगार्ड्स आप उनको प्रोवाइड करती हैं? किस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट में कमेटी कैसे कार्रवाई करती है? पहले आप ये जरूर बताएं, उसके बाद मैं जस्टिस सुजाता मनोहर से इस मामले में एक बड़ा सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले आप। किसी भी स्तर की लीगल सर्विसेज कमेटी हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी है, तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी वुमन को। तो केस कौन सी भी हो, तो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में भी हम लीगल एड लेडी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा काम इतना ही होता है कि लीगल एड की तरफ से कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा सा अच्छा लॉयर हम डिप्यूट कर दें ताकि वो उसकी केस अच्छे से कोर्ट में चलाया जा सके। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। जैसे सुजाता मनोहर, डू यू थिंक दैट इफ अ वुमेन ऑन द बेंच मेक अ डिफरेंस, स्पेशली these kind of cases where we are talking about sexual harassment or basically I want to ask, do you think that women judges judge differently from the men, especially if these kind of sensitive cases are there? Yes and no. You see, basically the law is the same and women don't interpret law differently. What is important is how they understand the facts. And it is women judges are much more sensitive to how women react to a situation than naturally men are. No, not always, but by and large, let us put it that way. Because we have also had excellent men judges who have been very sensitive to women's issues. So we shouldn't underestimate that. But by and large, women would tend to understand the factual situation as far as women are concerned, perhaps a little better than men. So to that extent, it is important because they bring a different perspective and a different experience to their understanding of facts and also to how they would apply law to the facts concerned. So to that extent, it does make a difference. But ultimately, law has to be applied fairly and justly depending upon the facts of each case. So you can't say that a woman judge must decide in favor of a woman or a man judge will decide only in favor of man. That is not the case. What you have to see is whether they understand the situation correctly and apply the law correctly. And there I think women's perspective brings some depth into the understanding. बिल्कुल। जस्टिस ज्ञानसुधा, आज की तारीख में जब हम एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं, एक सोशल मीडिया एक जायंट की तरह हमारे सामने है और उसमें सबसे ज्यादा अगर स्टेक पर कुछ है तो महिलाओं का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा किसी भी मामले में आप देखती हैं कि उस पर बहुत आसान हो गया है उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना, उस पर कमेंट करना, और एक चुनौती की तरह ही सब कुछ सामने हमारे है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति जहां साइबर लॉ बहुत क्लियर नहीं है, अगर किसी महिला के साथ कोई इस तरह की दुर्घटना होती है जो कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में जुडिशरी में अगर महिलाएं हैं तो वो ज्यादा संजीदगी के साथ इन सब चीजों को पकड़ेंगी और जो फैसले हैं वो ज्यादा संजीदगी के साथ देने में सहूलियत होगी? नहीं, इस बात तो ऐसा मैं नहीं सोचती कि डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड अगर या सोशल मीडिया में कोई घटना से पर आधारित कोई केस होता है तो महिला जज या महिला न्यायाधीश उसको अच्छे से हैंडल करेंगी, ऐसा मेरा भी मानना नहीं है। क्योंकि वो तो
जो लॉ है, जो रूल्स है, उसके आधार पर होगा। और मैं पूरी तरह से अपने सहयोगी सीनियर जस्टिस सुजाता मनोहर जी से सहमत हूं कि जो उसको सिर्फ सेंसिटिविटी में, उसके संवेदनशीलता में थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन जो आउटकम ऑफ जस्टिस है वो पुरुष भी उतने ही सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल करते हैं जितना कि एक महिला न्यायाधीश करती है। तो एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हर मामले में हम अगर 1-2 कंपार्टमेंट लाते हैं तो शायद वो बहुत सही अप्रोच मेरी समझ से नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ कंपार्टमेंटलाइज करना मेरे ख्याल में कोई ये उसकी रेमेडी नहीं है जी। लेकिन अब अगर हम ये न करें तो क्या करें? अगर हम अभी हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई गई और ये कहा गया है कि कोर्ट्स के इंफ्रा को भी ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है मैम आप भी जानती हैं कि लोअर कोर्ट्स में न तो महिला वकीलों के लिए कुछ खास सुविधा है। अगर आप उनकी बिल्डिंग्स देख लें, ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर कुछ नहीं होता, न क्रेच है न वॉशरूम तक की सुविधाएं हैं। तो हमें एक तरह से आरोप ये है मेरा कि एक तरह से उधर से हम महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, और शायद इसलिए हम बार बार ये सोचती हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो इस चीज को सुधारा जा सकता है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप महिला हो कि पुरुष हो, मैं जब इंस्पेक्शन में कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गई तो मैंने देखा कि बहुत ही दयनीय हालत बिल्डिंग्स की होती थी। तो वहां पुरुषों के लिए भी कुछ नहीं है तो महिलाओं के लिए तो छोड़ दीजिए। इवन पटना हाई कोर्ट में मैं जब प्रैक्टिस में थी तब की बात कह रही हूँ, वहां सचमुच 1-2 बाथरूम हुआ करता था जिसमें ताला चाबी बंद रहता था, और अगर किसी को यूज करना है तो वो उसको ढूंढना पड़ता था कि किसके पास चाबी है। तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि सहूलियतें, जो बेसिक सहूलियतें हैं उसमें वो तो होना ही चाहिए। और एक काम का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो अपने कंफर्टेबली अपने सहूलियत से काम कर सके। लेकिन अब क्रैच के मामले में मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं कि क्रैच बनाने से, क्योंकि अब बच्चों को क्रैच में छोड़ दिया फिर दौड़ करके काम करने चले गए, तो ये सब थोड़ा सा हमें व्यावहारिक बहुत ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन ये सब बात है कि सुधार तो होना ही चाहिए, और सुधार हर तरीके से होना चाहिए, क्या महिला और क्या पुरुष। अगर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा ना, तो आप महिलाओं के लिए भी आज के समय में तो निश्चित रूप से प्रावधान होगा ही होगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए उसकी जी जी जैसे सुजाता मनोहर, if we talk about legislation, women judges have also led important and progressive legislations. But for example, Justice Leela Seth, I am remembering him as member of the 15th Law Commission. She helped in making amendments to the Hindu Succession Act, 1956. So, do you think that, like, if women judges are there, we are more hopeful for good changes in society? How do you see this? No, you're absolutely right. We require women, not so much judges, as women lawyers have to contribute to improving legislation for women. If you remember, the very first woman who applied for enrollment in the Allahabad High Court was allowed to only advise Pardanasin ladies and not argue in court, because it was felt that women will listen to advice from women lawyers. I think women lawyers can do a lot to improve
the legal system. They can do a lot to bring about law reform. In fact, from the beginning, women have asked for law reform. So I think they have a big role to play there. And I wish women lawyers would participate more in law reforms, and I hope we have more women legislators who will also push legislative reform for women's rights. बिल्कुल। सोनल पाटिल, एक और बड़ा सवाल, जहां आप खड़ी हैं, आप उस जगह पर हैं आज की तारीख में जहां एक तरफ तो वो महिलाएं जो पीड़ित हैं उनको मदद कर रही हैं, आप उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हैं जो महिला जुडिशरी में आना चाहती हैं। किस तरह दोनों अगर पक्षों को हम देखें, आपको किस तरह की कमी दिखती है और कौन सी ऐसी बात है जिसको आप चाहेंगे कि ये सुधार यदि हो तो महिलाओं को न्याय मिलने में भी आसान होगी और वो महिलाएं जो न्याय की दुनिया में आना चाहती हैं उनके लिए भी आसानी होगी? एक तो फर्स्ट थिंग ये मैं सोचती हूँ कि अभी तो सोच चेंज हो रही है। पहले के जमाने में ऐसे होता था कि बहुत कम महिलाएं आगे आती थी, जैसे मतलब एडवोकेट भी कम महिलाएं बनती थी और जज की तो कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारे पास आज एग्जांपल्स है कि जज भी बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी मतलब वो पहुंच गई है। तो इतना प्रॉब्लम तो अब है नहीं, लेकिन ये है कि जैसे ही मैडम ने कहा है कि वहां पे आरक्षण दिया जाए कि लेडीज को आगे आने में उनको हेल्प की जाए, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर उनको मिले, तो वहीं से उनकी एक शुरुआत हो सकती है। जैसे एक मेन को जितना एक्सपोजर मिलता है वैसे उतना एक्सपोजर एक लेडी को नहीं मिलता है। अगर वो उतना उसको मिल जाए, वहीं से शुरुआत की स्टेज पे ही मिल जाए, तो वो आगे आ सकती है। और मैं महिलाओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना प्रोफेशन ये मतलब एज ए जुडिशियल ऑफिसर और एज एन एडवोकेट वो उसके बारे में सोचे और ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। और अगर वो इन्वॉल्व होती है तो हमारा ये काम बनता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर कैसे मिले, और वहां पे आरक्षण या आरक्षण भी नहीं हो तब भी ये देखा जाए कि जितने भी पेंडेंसी है हमारे कोर्ट्स में, तो उसमें से कुछ मतलब 10 या 5% जो भी केसेस है वो महिलाओं को ही मिले। जैसे कि जो महिलाओं से पीड़ित महिलाओं के केसेस है वो अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं डील करे उनको, तो वो अच्छा रहेगा, सिस्टम के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड देन कि उनको भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा उसमें। तो इस तरीके से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि वो जो कहना चाह रही है वो अच्छी तरीके से ओपनली एक लेडी एडवोकेट के सामने अपनी चीजें खुलकर बता सकती है और वो अच्छे से समझ के कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर सकती है। ये फर्स्ट थिंग है। और जो लेडी एडवोकेट है उसको एक्सपोजर मिल रहा है अच्छे से कि वो कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करे, ये फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये हो सकती है कि जैसे ही ऑल द लीगल सर्विसेज कमिटीज आर लीगली बाउंड टू गिव द ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो किसी भी लेडी को ये सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे कि उसकी इनकम कितनी है तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अच्छा लॉयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बारे में कोई सोच ऐसी रखने की जरूरत नहीं। जो ही पीड़ित महिला है वो उसकी केस अगर तालुका लेवल के कोर्ट में है या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट, इवन इन सुप्रीम कोर्ट, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मतलब अप्लाई कर सकती है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो दे देती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसको अच्छे से अच्छा लॉयर मिल सकता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सारी सर्विसेज यहाँ पे दी जा सकती है। जी बिल्कुल, एक आदर्श व्यवस्था तो लग रही है, लेकिन हालांकि इसको नीचे तक ले जाने में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी भी जुड़ी हुई हैं, कानूनी पेशे से जुड़ी रही हैं और अब तो मंत्री हैं, नेता हैं। अब जब मीनाक्षी जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे जिसको कहा जाए कि बहुत सारे हैट्स आपने पहन रखे हैं। कानून की प्रैक्टिस जब महिलाएं करती हैं तो परिवार और करियर साथ साथ संभालना बड़ा मुश्किल होता रहा है। किस तरह से आपके सामने तमाम मुश्किलें आई और जो आज तक आप कर रही हैं? मुझे लगता है कि आज के समय में या किसी भी समय में अक्सर जो डाटा देखा गया है नेशनली या इंटरनेशनली, उसमें जो वर्किंग महिलाएं हैं किसी भी क्षेत्र की हों, उनके पास जो चैलेंज होता है, एक उम्र एक समय होता है जिसमें, और ये उनकी पर्सनल जरूरत होती है जिसमें वो परिवार सेटअप करना चाहती हैं, अपनी फैमिलीज को चलाना चाहती हैं, और इस दौरान उनका जो प्रोफेशनल करियर है वो थोड़ा पीछे सरक जाता है, क्योंकि
जाहिर तौर पर उनके पास वो समय नहीं होता अपने कामकाजी जीवन को बढ़ाने का, क्योंकि जिम्मेवारियां फर्क होती है और वो जिम्मेवारियां भी उनके लिए आवश्यक हैं, उनके पर्सनल वेलबींग के लिए, साइकोलॉजिकली आवश्यक है। तो जब वो मिड लाइफ के समय दोबारा प्रोफेशनली एक्टिवेट होती हैं तो वो थोड़ा सा लैग पीरियड होता है जिसमें उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ये बात मीनाक्षी लेखी की है, यही बात आपने कही, यही बात सुजाता मनोहर जी ने कही और सोनल पाटिल, सबने, हम सभी ने ये चीजें फेस की हैं। आपने अब, जबकि हम कार्यक्रम के आखिरी दौर पर हैं, आपसे जरूर जानना चाहूंगी मैम कि अगर ये स्थिति है कि एक महिला होने के नाते हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो आखिर रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते से हम चलें ताकि हम वो महिलाएं जो आप जैसे लोगों की तरह बनना चाहती हैं वो बन सकें? क्या आपको लगता है कि जो हमने रिजर्वेशन की बात कही, रिजर्वेशन ऊपर नहीं बल्कि एजुकेशन में ही रिजर्वेशन देने की जरूरत आप पड़ी है, किस तरह से संतुलन ये बनाया जाए? देखिए, क्या है कि जो एक चैलेंज तो प्रोफेशनल लेवल पर है कि उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे एक्सपोजर मिले और मौका मिले अपने आप को परफॉर्म करने का। और दूसरा है पारिवारिक धरातल पर, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट आंसर है ये। एक तो किसी भी वर्किंग महिला के लिए दिक्कत वाली बात होती है, ये सिर्फ लीगल प्रोफेशन में ही नहीं, लेकिन लीगल प्रोफेशन में ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र व्यवसाय होता है आमतौर पर। और उसमें जैसे अगर कोई सर्विसेज में है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन इस प्रोफेशन में अगर वो मैटरनिटी लीव में होती है तो उनका काम रुक जाता है। अब इसलिए ये बहुत ही मतलब मुझे संकोच हो रहा है कि मेरे पास भी कोई एकदम सीधा सा आंसर, ये सीधा जवाब नहीं है जिसको मैं एक कैप्सूल फॉर्म में बताऊं कि ऐसा करो। ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होती है। तो मैंने एक उसको मैं ऐसे मानती हूं कि उनको एक्सपोजर का, उनको काम का मौका मिलना चाहिए, और काम का मौका मिलेगा तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है, उतनी शक्ति आ जाती है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं। लेकिन है ये बहुत ही मुश्किल, और उसको व्यक्तिगत तौर पर ही, उसको जो व्यक्तिगत तौर पर है वो तो उसको मतलब हर किसी को जैसे एक व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ती है जीवन को चलाने के लिए, संघर्ष का भी रास्ता, उसको रास्ता चुनना पड़ता है। अब पुरुष होते हैं तो अगर पुरुष ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं तो उसकी पत्नी चली जाती है, उसकी वाइफ चली जाती है उसके साथ, लेकिन एक महिला जज है और उसका हस्बैंड है, वो भी अपने जॉब में है, तो अब वो तो उसके साथ जा नहीं सकता है। तो अब कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? तो हल्की फुल्की मतलब उनको एक सहारा दिया जा सकता है, पर अब ये रास्ता कैसे होगा और कैसे उसका आसान हो जाएगा? तो व्यक्तिगत तौर पर तो मतलब एक जो जजेस के लिए तो फिर भी कुछ रास्ता निकल सकता है। सही बात है जी। अब महिलाओं के लिए कैसे निकलेगा? ये हम सब लोगों को कलेक्टिव सोच, सामूहिक सोच से कोई रास्ता, और हर से पूछिए कि क्या रास्ता होना चाहिए। सच पूछिए तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि अपने इतने सारे अनुभवों के बावजूद भी मैं कोई एक सीधा सा जवाब नहीं दे रही हूँ कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल। मेरी खुद की बेटियां नहीं कर पा रही हैं क्योंकि तो अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाना है। जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब सोचना पड़ेगा किसको। जी बिल्कुल। सोनल पाटिल, इस तरह की चुनौतियां आपके सामने भी बैलेंस बनाया जा सकता है। जी जी, आपके सामने भी इस तरह की चुनौतियां आई होंगी, आपको क्या लगता है क्या उपाय हो सकता है?
मुझे लगता है कि मतलब किसी मैन को चेंज करना है या फिर वुमेन की थिंकिंग चेंज करना है, हमें ऐसी सोच रखने के अलावा हमें ये देखना चाहिए कि एज अ पर्सन किसी के बारे में सोचना चाहिए एंड माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि किसी भी मतलब जो भी है, जो जब मेन प्रॉब्लम में है तो उस घर की वाइफ जो है उसको हैंडल करना चाहिए, अगर वुमेन प्रॉब्लम में है तो मेन को हैंडल करना चाहिए। तो दिस इज द टीम वर्क एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों को भी योगा एंड ऑल द प्रैक्टिसेस जैसे स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट वो सबके पास होनी चाहिए, वैसी सोच होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का तरीका होना चाहिए, सामाजिक संतुलन बनाने की आपसी संतुलन। जैसे सुजाता मनोहर, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंगर जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन who all wants to come in this field? Well, what I would tell them is that don't give up, don't get disheartened. You have to excel in your work and ultimately you will succeed. Because what matters in the long run in the profession is the quality of your work. And that really is what will get you to the right place at the right time. And I was going to suggest for young lawyers, those women who find it difficult to get work, we don't have much of pro bono litigation firms. Many women in other countries take up in the beginning pro bono work. They work with social organizations, take up some of these causes and argue in court. So this is a good option for women who find it difficult initially to get work. बिल्कुल। हमारे साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी जुड़े हुए हैं एपीएन और इंडिया लीगल। एपीएन पर ये जो इंडिया लीगल कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, ये तभी से वो देख और सुन रहे हैं और उस पर वो क्या सोचते हैं, एक पुरुष की सोच क्या है हम महिलाओं के लिए, ये और किस तरह से वो शुभकामनाएं देते हैं, इसके लिए सीधे तुषार मेहता के पास। Leadership, Justice Sujata Manohar, Justice Gyan-Sudha Mishra, other dignitaries, and all women and everyone who listens to this program. I wish everyone a very happy Women's Day. Friends, it is believed that the women who tries to be equal to man lacks ambition. You don't need to be tried to equal. You are already ahead. You are formidable. You are much superior. Don't ever wish and try to be equal to men. Women are everywhere, be it life, law, literature, games, business, politics, everywhere. Because in Indian culture, in Indian society, is Indian ethos, women is a Shakti. Shakti means the power, means the energy. Man is merely a manifestation of that energy. In our field, one of the brilliant minds, one of the most brilliant judges and few of the most graceful judges have been women judges. It is similar so far as lady lawyers are concerned. In my team also, namely the team of law officers, we have 2 lady ASGs, and I can say with confidence of not being contradicted by anyone that they are far superior and they are doing far better than rest of us. I once again wish everyone a very happy Women's Day and pray that this glorious journey continues with more and more and more momentum. बिल्कुल, और यही संदेश शायद हम सभी महिलाओं के अंदर भी है कि हम पुरुषों के बराबर नहीं, बल्कि या कहा जाए तो हम उनको नीचा नहीं दिखाना चाहते, बल्कि हमारी एक अलग जगह है और उस जगह को लेकर हमें गर्व करने का एहसास होना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। बहुत मशहूर शेर है कि देखो रोशन हुआ जाता है रास्ता, देखो कि एक औरत आ रही है। एक औरत होने का मतलब है भविष्य के लिए प्रकाश। एक औरत होने का मतलब है कि वर्तमान की नींव का मजबूत होना।
तो आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर आप सबों को शुभकामनाएं एक बार फिर से, और गर्व कीजिए कि आप महिला हैं। इसी भाव के साथ आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।